हैं। पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व। पहले 3 चुनाव से आशय है 1952, 1957 और 1962 का चुनाव। तो प्रथम आम चुनाव जब हुआ तो सबको यही उम्मीद थी, आशा थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चुनाव जीत ही जाएंगे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रचलित नाम आम बोलचाल की भाषा में उसे कांग्रेस पार्टी हम लोग अभी भी कहते हैं और उस समय भी कहा जाता था। और इस पार्टी के साथ सबसे बड़ी विशेषता, उनके साथ उनकी खासियत जुड़ी हुई थी, उनके लिए जो पॉजिटिव बात हुई वह कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विरासत उनसे जुड़ी हुई थी। आप जानते हैं कि आजादी मिली और उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विधिवत लड़ाई लड़ी उदारवादी तरीके से, और इस विरासत का उन्हें लाभ मिला। लोगों में वे रचे बसे थे। कांग्रेस पार्टी की छवि अच्छी थी क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी है, देशवासी को आजादी दिलाई है। और यही उस समय की एकमात्र पार्टी थी जो पूरे देश भर में फैली हुई थी। दूसरी अन्य कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जो कि पूरे देश भर में थी। तो आजादी के संघर्ष का लाभ कांग्रेस पार्टी को प्रथम आम चुनाव में मिला। इसका संगठन पूरे देश स्तर था, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर था। और इस पार्टी की जो अगुवाई कर रहे थे, जो नेतृत्व कर रहे थे, वो खुद जवाहरलाल नेहरू थे। आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी हुए और वे अपने आप में एक रस्माई व्यक्तित्व थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और नेहरू ने कांग्रेस पार्टी का चुनाव हुआ, प्रथम आम चुनाव, तो कांग्रेस पार्टी के लिए अगुवाई की, उनका प्रचार किया, अभियान चलाया, पूरे देश भर में दौरा किया कि इस पार्टी को, हमारी पार्टी को वोट दीजिए। और नेहरू मंत्रिमंडल ने पूरी भारी भरकम जीत प्रथम आम चुनाव में हासिल की। और इससे लोगों को आश्चर्य भी नहीं हुआ क्योंकि अधिकांश लोग उससे जुड़े थे। लोगों ने उन्हीं को वोट डाला और उनको जीतना ही था और जीते। और लोकसभा के प्रथम आम चुनाव में कुल सीट था 489, जिनमें से कि कांग्रेस को मिला कुल 364 सीट। और उसके मुकाबले अन्य कोई भी पार्टी सामने में नहीं थी, नजदीक में नहीं था, काफी दूर दूर तक नजर आता था। क्योंकि 489 में 364 सीटें अकेले कांग्रेस पार्टी ने ही लाई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ही प्राप्त हुआ था। और कोई भी प्रतिद्वंदी उनके सामने नहीं था जो कि सरकार बनाने के लिए सोच भी सके। और कहा जाता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नाम आपने सुना होगा। पहले नंबर पर राष्ट्रीय कांग्रेस रही तो दूसरे नंबर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रही, जिसे कि 16 सीटें प्राप्त हुई। तो कहां 364 और कहां 16 सीटें। यह भी जान लें कि लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके साथ ही विधानसभा के चुनाव का भी चुनाव हुआ था। उस समय लोकसभा और विधानसभा, केंद्र के लिए और राज्य के लिए चुनाव साथ ही कराए जाते थे। और लोकसभा में जिस तरह बड़े स्तर पर कांग्रेस पार्टी ने सीटें लाई, उसी तरह विधानसभा में भी उन्होंने जीत हासिल की। लगभग सभी जगह कांग्रेस पार्टी को सीधे जीत प्राप्त हो गई, बहुमत लाया, लोकसभा नहीं विधानसभा में भी। और कुछ ही ऐसे विशेष प्रांत रहे, अफवाद के तौर पर आप कह सकते हैं, जहां की उन्हें कुछ कम सीटें आई, जैसे ट्रावनकोर और कोचिन, मद्रास और उड़ीसा। हालांकि बाद में उन जगहों पर भी तोड़ मोड़ कर, किसी समर्थन लेकर अपनी सरकारें बनाने में कामयाब ही रही। और आप देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय के साथ साथ प्रांतीय स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी पूरे देश में अपनी सरकार बनाई
और एक पार्टी का शासन कायम रहा, वन पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। और प्रांतीय स्तर पर जहां भिन्न भिन्न मुख्यमंत्री बनाए गए, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर आप देखते हैं कि स्वयं जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने। यहां पर एक मानचित्र दिया गया है और यह मानचित्र चुनावी मानचित्र है और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि 1952, 1957, 1962 में जो चुनाव हुए तो वह किस कदर कांग्रेस पार्टी हावी रही। हर जगह कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा। और दूसरा आम चुनाव हुआ था, प्रथम चुनाव 1952 में और दूसरा आम चुनाव हुआ 1957 में और तीसरा 1962 में। और तीनों चुनाव तक कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में अपनी पुरानी स्थिति ही बरकरार रखी। कांग्रेस पार्टी की फुलवारी में सिर्फ कांग्रेस का ही फूल नजर आ रहा था, पूरे फुलवारी में कांग्रेस का पार्टी का ही फूल नजर आ रहा था, ऐसे आप कह सकते हैं। भारतीय राजनीतिक दलों की फुलवारी में कांग्रेस पार्टी की ही फूल नजर आ रही थी, कांग्रेस ही खिले हुए नजर आ रहे थे, कांग्रेस ही कांग्रेस। लेकिन उसके बाद कहा था कि 67 के बाद यह फुलवारी उजड़ती चली गई। तो यहां पर 3/4 तक सीटें वो लाए, मतलब अगर कुल 100 सीट है तो 75 सीट कांग्रेस पार्टी को ही मिला। और विधानसभा चुनाव में भी यही रही स्थिति। और कहीं कहीं आप देख सकते हैं केरल लाल बॉर्डर में यहां पर जो है, तो इसमें यहां केरल में कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। और केरल में 1957 में केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में गठबंधन किया गया और उसकी सरकार बनी। और ये अफवाह को अगर हम छोड़ दें तो केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार के स्तर पर कांग्रेस पार्टी का ही नियंत्रण हमें दिखता है। कांग्रेस पार्टी को इतनी अधिक संख्या में सीट जो मिला और ये जो दिखता है, यह डाटा, यह आंकड़ा, तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण हमारी चुनाव व्यवस्था भी है, हमारी चुनाव प्रणाली भी है। और इसी कारण उसे बहुत ज्यादा सीट मिली हुई दिखती है। हम देखते हैं कि 1952 में 364 सीटें मिली, लेकिन अगर देखा जाए कुल वोट में से यहां तो 75% से अधिक सीटें वो प्राप्त कर रही है, दिख रहा है। लेकिन अगर कुल वोट देखा जाए कितना भी, तो उसमें से मात्र 45% ही वोट उन्हें मिला था। आधा पूरी जनसंख्या, पूरे वोटर का आधा वोट उन्हें नहीं मिला था, मात्र 45%। और उसी में दिखता है कि उन्हें अपार बहुमत मिला। कांग्रेस को सीटें अगर देखा जाए तो कितना 74% और वोट मात्र 45%। और एक पार्टी थी सोशलिस्ट पार्टी, तो वहां पर वोट हासिल करने के लिहाज से वो दूसरे नंबर पर रही। 1952 के चुनाव में आप देख सकते हैं, पूरे चुनाव में पूरे देश में कुल 10% वोट उन्हें मिला था। पूरे वोट जितना वोटर है उनका 10% वोट उन्हें मिला था। लेकिन उस पार्टी को कुल सीटें देखें तो मात्र 3% सीटें भी उन्हें नहीं मिल पाई थी। तो यह कैसे होता है? ये कैसे हुआ? तो हमारे यहाँ व्यवस्था ही ऐसी है। चुनाव में जीतना मतलब बहुमत लाना, और बहुमत लाना इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप आधे से अधिक सीट लाएं, 50% से अधिक लाएं। यहाँ पर सर्वाधिक वोट का महत्व हो जाता है। जिन्हें ज्यादा वोट आता है वही चुनाव जीते नजर आते हैं। कोई भी पार्टी है वह दूसरे पार्टी से ज्यादा वोट हासिल कर लेता है तो हम कहते हैं कि वह पार्टी चुनाव जीत गई। मतलब सबों में से जिन्हें अधिक वोट प्राप्त हो जाता है, यही चीज हमारे यहाँ
होती है, हर जगह होती है। वार्ड मेंबर से लेकर मुखिया से लेकर सरपंच से लेकर एमएलए एमपी, हर जगह आप यही चीज देखते हैं। यही चीजें कांग्रेस पार्टी के साथ भी हुई। और यही यदि हम अन्य पार्टियों को टोटल कांग्रेस के अलावा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा अन्य सभी पार्टियों का वोट जोड़ दें तो कांग्रेस पार्टी से अधिक वोट उन्हें मिला, लेकिन सीटों का प्रतिशत के लिहाज से वे पिछड़ जाते हैं। और कारण आप देख सकते हैं कि जो विभिन्न पार्टियां रहती है उनमें आपसी प्रतिस्पर्धा रहती है और वे सब बिखर जाते हैं, सारे विपक्षी, सारे विरोधी या अन्य पार्टी कह सकते हैं हम। तो यहां पर यही कारण रहा कि कांग्रेस को इसका फायदा मिला। वहीं यदि अन्य पार्टी से भी मिलजुल कर चुनाव लड़ते तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी को इतना सीटें प्राप्त नहीं होती। ऐसी बातें हो सकती है। कांग्रेस को इसी का लाभ मिला। केरल में कम्युनिस्टों की जीत, इसको यदि हम देखें यहां पर तो 1957 का चुनाव ऐसा रहा जहां कांग्रेस पार्टी को केरल में हार का सामना करना पड़ा। जो कांग्रेस के लिए वो प्रत्याशित थी, कांग्रेस को सहज कबूल नहीं था, लेकिन हकीकत थी लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वहां हरा दिया था और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को वहां पर जिता दिया था। मार्च 1957 में विधानसभा चुनाव कराए गए थे। केरल विधानसभा की सीटों के लिए वहां कम्युनिस्ट पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त हुई थी। कम्युनिस्ट पार्टी को कुल 60 सीटें प्राप्त हुई थी। बता दें कि कुल 126 सीटें हैं वहां केरल विधानसभा चुनाव में 126 सीटें, उसमें 60 सीटें कम्युनिस्ट पार्टी को हासिल हुई थी और 5 स्वतंत्र उम्मीदवारों का समर्थन कम्युनिस्ट पार्टी को मिल गया, जिसके कारण उन लोगों ने राज्यपाल को सरकार बनाने के लिए कहा और राज्यपाल ने उस समय के कम्युनिस्ट विधायक दल के नेता थे ईएमएस नंबूदिरीपाद, उनको सरकार बनाने का न्योता दिया। और दुनिया में यह पहला अवसर था जब एक कम्युनिस्ट पार्टी सरकार बनाने जा रही थी। विशेष इस मायने में थी कि सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई थी। आप जानते हैं कम्युनिस्ट पार्टी जहां होता है वहां एक ही दल की सरकार होती है और चुनाव होता है भी है तो कम्युनिस्ट पार्टी में ही चुनाव होता है। कम्युनिस्ट पार्टी का आप मेंबर है और आप ही वोट दीजिएगा। लेकिन यहां ऐसी कोई बातें नहीं। अपने देश में आप किसी पार्टी के रहें, किसी पार्टी का समर्थन करें या नहीं करें, आप वोट दें। तो खैर यहां पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी खास विचारधारा से संबंध न रखते हुए भी, एक ही पार्टी की सरकार नहीं होते हुए भी, बहुदलीय शासन व्यवस्था के होते हुए भी केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक तरीकों से चुनी गई। केरल में जब कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो गई तो निर्वाचित सरकार के खिलाफ मुक्ति संघर्ष छेड़ दिया, उसे हटाना है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इस वादे के साथ सत्ता में आई थी कि हम कुछ विशेष करेंगे, क्रांतिकारी प्रगतिशील नीतिगत पहल करेंगे। और वहीं कम्युनिस्टों का कहना था कि इस संघर्ष की अगुवाई निस्वार्थ और धार्मिक संगठन कर रहे हैं। और यह चीज जान लें कि 1959 में कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को बर्खास्त कर दिया। अनुच्छेद 356 क्या होता है? जब कोई राज्य में कोई सरकार संविधान के अनुकूल नहीं चल पाती है, संवैधानिक विफलता हो जाती है, तो केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वहां राष्ट्रपति शासन लगावे और फिर वह नियंत्रण केंद्र के जिम्मे चल जाता है, केंद्र के हाथ में चल जाता है और फिर सरकार केंद्र द्वारा चलाई जाती है वहां पर। और यह संविधान अधिकार देता है केंद्र सरकार को। और कहा जाता है कि संविधान प्रदत्त यह अधिकार जो केंद्र सरकार को मिला हुआ था, इसका उन्होंने दुरुपयोग किया। और जब जब इस आपातकाल के दुरुपयोग की बात आती है तो यह उदाहरण दिया जाता है कि आपातकालीन शक्तियों का पहला दुरुपयोग केरल में किया गया था। और अगस्त 1959 में अपने मंत्रालय को बर्खास्त किए जाने के बाद आप देख सकते हैं कि त्रिवेंद्रम में किस तरह कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और उसका नेतृत्व
EMS नंबूदरी बात करते हुए नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं।